लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। आप माफी मांगिए देश से। जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं। क्या आंकड़े की बात करूं? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि तुम्हारा जवाब हाँ है, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। मोक्ष क्या है? क्या महाकुंभ में हुई भगदड़ में मर जाना? नहीं, यही बताता है कि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म से मुक्त होना मोक्ष कहलाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब मोक्ष की बहुत अटपटी सी परिभाषा सुनाते हैं तो कुछ लोगों की त्योरियां चढ़ जाती हैं, संसद में भी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब महाकुंभ में हुई भगदड़ की खबर को बजट की हेडलाइन से गहरा लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो पप्पू यादव की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर नाराजगी बहुत साफ नजर आती है। नाराज प्रोफेसर साहब भी हैं, यानी मनोज झा। उन्होंने कोरोना की मौतों को महाकुंभ में हुई भगदड़ में फंसाने की कोशिश की है। अब आपकी बारी है कि आगे शो में साथ बैठकर सब कुछ सुना जाए। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु तिवारी। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन था। पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल होना था, जिसका समय शाम 5 बजे तय किया गया। उससे पहले रोज की तरह लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। महाराष्ट्र की बारामती से एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने फसल बीमा योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सवाल पूछे, तो जवाब में कृषि मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। महाराष्ट्र के जो कृषि मंत्री है आज के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया है कि 500 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार फसल बीमा योजना में हुआ है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए है श्री सुरेश धस जी, उन्होंने कहा, करेक्ट किया आपके कृषि मंत्री जी को, कि वो 500 करोड़ नहीं 5000 करोड़ रुपए का दिया है। मैं आपको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहती हूँ सर कि क्या आपको इसके बारे में, महाराष्ट्र में जो 2.5 साल से आपकी सरकार थी और आज आपकी सरकार जो है, जो ऑन रिकॉर्ड ये आपका मंत्री भी कह रहा है और आप ही का एमएलए कह रहा है, उन्होंने आपको अवगत किया है क्या कि ये 5000 करोड़ का जो गफला हुआ है फसल बीमा योजना में, जो आप ही के लोग कह रहे हैं, उसके बारे में आप अवगत है, हाँ या ना? और ना हो तो आप इसकी इंक्वायरी लगाएंगे, हाँ या ना? थैंक यू सर। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो मैडम भी अवगत करा रही है, कभी 500 करोड़ और कभी 5000 करोड़। ऐसे जुमलों से चीजें नहीं चलती। लेकिन मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से भी देश के किसानों को यह बताना चाहता हूं कि अगर कहीं गड़बड़ हुई और वो प्रमाणित हुई तो गड़बड़ करने वाले को कभी छोड़ा नहीं जाएगा। यह हमारी प्रतिबद्धता है। प्रश्नकाल खत्म हुआ तो अब बारी थी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव बोलने के लिए उठे। अभी वो बात अपनी रखते, इससे पहले उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से महाकुंभ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए 2 मिनट की श्रद्धांजलि का आग्रह किया, जिसे लेकर स्पीकर की ओर से जैसे ही उन्हें टोका गया, विपक्षी खेमे की ओर से शोर होने लगा। अध्यक्ष महोदय, आप सीनियर लीडर हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। कभी नहीं रही। ये मैंने विषय मेंशन करते हुए भरोसा है, इस विषय पर मौन कर दिया था, इसलिए अध्यक्ष का अधिकार है। हाँ, मैं वही अध्यक्ष महोदय, ये जो बात मैं शुरू कर रहा हूं, जहां मैंने मौन 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि की बात की है, ये अधिकार मेरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि जब अभिभाषण की चर्चा खत्म हो रही होगी उस समय 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि जरूर दी जाए जो श्रद्धालुओं की जान गई है। नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं अभी 1 मिनट। अखिलेश यादव का गुस्सा अब तेज हो गया। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि जब बजट में आंकड़ों का अंबार लग सकता है तो महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें।
महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची। बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी मांग की एक लिस्ट ऊपर डाली, जिसमें मांग थी महाकुंभ आपदा प्रबंधन खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी केंद्र को दी जाए, घायलों का इलाज, दवा, डॉक्टर, भोजन पानी का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए, महाकुंभ हादसे के जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही निशाने पर लिया यूपी और केंद्र की डबल इंजन सरकार को। हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। अखिलेश यादव की बात यहीं नहीं रुकी। एक पल ऐसा भी आया जब वो पूरे सदन में सबके सामने रिजाइन देने की बात कह गए। कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को, आप नहीं गए स्नान करने। अखिलेश के निशाने पर अब यूपी के सीएम योगी थे। आरोप लगाया गया कि उन्होंने पीएम और राष्ट्रपति की ओर से शोक प्रकट करने के बाद दबाव में शोक व्यक्त किया। वैसे तंज तो काशी को क्योटो बनाने वाले नारे को लेकर भी कसा गया, तो सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी पूछा गया। सवालों का सिलसिला थमा नहीं तो मुद्दा चीन के साथ सीमा विवाद का भी उठा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के डबल इंजन आपस में ही टकरा रहे हों? अब तो जो खबरें हम लोग पढ़ते हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अब तो डब्बे भी टकराने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी जितना अपने लोगों को ध्यान दे करके समझाते हैं, इतना ये समझते ही नहीं है। वो अध्यक्ष महोदय वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के बारे में जानकारी रखते हैं। आप भी जानकारी रखा करो। अगर आप जानकारी रखोगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। एक इंजन ने नमस्कार नहीं किया था दूसरे इंजन को, अगर याद हो तो पता कर लें। जिस हाईवे पर देश के प्रधानमंत्री उतरे थे और
उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे कोई चल करके आया था। वो हाईवे भी अगर किसी ने डिजाइन किया था तो समाजवादी सरकार का डिजाइन था, वो भारतीय जनता पार्टी का डिजाइन नहीं था। और अगर इनका डिजाइन होता तो उत्तर प्रदेश में कोई नया हाईवे ऐसा बना करके दिखाएं जिसमें हवाई जहाज उतर जाए। वैसे अखिलेश आज सिर्फ बीजेपी को निशाने पर नहीं ले रहे थे, उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी भी थी। मुद्दा था जातीय जनगणना का। कांग्रेस को निशाने पर लेने की अब बारी थी बीजेपी की। बिहार के पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी के बिहार दौरे का जिक्र करते हुए उन्हें क्यों बीजेपी का स्टार प्रचारक कह दिया, सुना जाना चाहिए। 15 दिन पहले मुझसे पूछा गया कि भाई नेता प्रतिपक्ष बिहार आ रहे हैं, तो मैंने यही कहा था कि भाई वो हमारे स्टार प्रचारक हैं, आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर हमारा प्रचार करके जाएंगे। और उन्होंने जो वहां भाषण दिया तो कहा कि बिहार की जातीय जनगणना बिल्कुल फेक है। अब ये उनके कांग्रेस के मंत्री उस समय सरकार में थे, राष्ट्रीय जनता दल का नेता उस समय उप मुख्यमंत्री था, तो अगर यह फेक है तो उनके कहने का तात्पर्य यही था कि कांग्रेस और राजद जहां भी रहती है वह घोटाले ही करती है, और इसीलिए उन्होंने जातीय जनगणना को फेक बताया। अब बारी थी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर आंबेडकर को लेकर दिए बयान पर सवाल उठाया था तो सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया। देश का होम मिनिस्टर बोलेगा अम्बेडकर के खिलाफ तो आम लोगों को तो उत्साहित होंगे ही। आम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? जब आपका सबका सिपा सलार ही बोल रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? आप अम्बेडकर के ही नहीं, अम्बेडकर को संविधान के भी दुश्मन हो। सदस्य जी 1 मिनट रुक जाइए। आप ना अम्बेडकर को चाहते हो। 115 चेयरमैन सर, भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी माननीय सदस्य ब्रिजलाल जी के नेतृत्व में गई और अंबेडकर जी की प्रतिमा को नुकसान कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी ने किया है। ये अपनी गलती छुपाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी है तो ये बनाओ कि देश का होम मिनिस्टर अब वो आप बात क्यों गलत बोला अंबेडकर साहब के लिए, ये बताओ ना। चरणजीत सिंह चन्नी के बाद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का भी नंबर आया। उन्होंने भी विपक्ष के बाकी नेताओं की तरह महाकुंभ भगदड़ को लेकर सवाल पूछा। सिर्फ सवाल ही नहीं, उन्होंने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान को आधार बनाकर क्या कहा, सुनिए। एक कहावत है हम लोग के बिहार में, सूप बाजे तो बाजे चलनियो बाजे। भाग गए वो, और हमाम में सब नंगे, हट डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। इन लोगों के कैरेक्टर को अभी हम बोलेंगे नहीं, वो चले गए। तो मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चले गए। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए, ये मोक्ष पे चल जाए। विपक्ष की ओर से उठ रहे सवालों पर जवाब देने का वक्त आया। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया तो जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस से ही सवाल पूछ लिया। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि नजर का दोष हो तो उपाय किया जा सकता है, लेकिन दोष अगर नजरिए का हो तो उपाय करना संभव नहीं होता है। मेरे बहुत सारे विपक्ष के मित्र यहाँ पे सामाजिक न्याय का ढिंडोरा बार बार पीटते हैं। मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ कि जब उनकी सरकारें थी, राज्य में थी, केंद्र में थी, तो जिस जातीय जनगणना की वो बार बार बात करते हैं, उन्होंने वो जातीय जनगणना कराने का क्या एक भी कदम उठाया? राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी उसको समर्थन दे रही थी। आज वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़कर जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब उनके हाथ में ये ताकत थी, जब हमारे कांग्रेस के साथियों के हाथ में ये ताकत थी, तब आपने कास्ट सेंसस के बारे में क्यों नहीं सोचा? अनुप्रिया पटेल के भाषण के बाद सदन में बिहार के शिवहर से जेडीयू सांसद लवली आनंद ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी को इतिहास पुरुष बताते हुए भारत रत्न दिए जाने की मांग कर दी। सत्ता पक्ष के सांसदों के बीच ओडिशा के पुरी के सांसद संबित पात्रा का जब नंबर आया तो उन्होंने इंडिया अलायंस को लेकर ऐसा तंज कसा कि साथी सांसद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हिंदी में एक मुहावरा है, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती,
अगर चाची की मूछ होती तो वो चाचा कहलाती, अब चाची की मूछ नहीं है तो वो चाचा नहीं हो सकती। तो ये इंडी अलायंस की सरकार बनेगी और फिर वो भाषण लिखेंगे और वो भाषण हमें सुनाएंगे, यह मौका कभी आने वाला नहीं है। इंडी अलायंस क्या है? अभी दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, कल दिल्ली का चुनाव है। अब इंडिया अलायंस को लेकर किस प्रकार की भ्रामक स्थिति बनी हुई है आप देखिए। नाम लेना मना है, इसलिए बिना नाम लिए ही मैं बता देता हूं। टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। ये आप इनके रिश्ते को चाइनीज नूडल्स, ये नूडल्स भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इनके इंडिया अलायंस का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में ये सपना देख रहे हैं कि कभी इनकी सरकार बनेगी तो वो भाषण करेंगे। समय बीत रहा है और घड़ी में अब वक्त हो गया था शाम के 5 बजे। लोकसभा में असम से बीजेपी सांसद अमर सिंह टीसो अपना भाषण दे रहे थे, तभी सदन में पीएम मोदी संसदीय कार्य मंत्री के साथ पहुंचते हैं। 5:04 पर पीएम का भाषण शुरू होता है जो करीब 95 मिनट तक चलता है। जब पीएम ने अपना भाषण शुरू किया उस वक्त नेता विपक्ष राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे। हालांकि करीब 8 मिनट बाद राहुल गांधी जब सदन आए तो अंदाज थोड़ा अलग था। सफेद टी शर्ट, काला स्वेटर पहने थे। पीएम ने अपने भाषण में राहुल गांधी के उस बयान को लेकर निशाना साधा जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग बताया था। गरीब का दुख, सामान्य मानवी की तकलीफ, मिडिल क्लास के सपने ऐसे ही नहीं समझे जाते। आदरणीय सभापति जी, इसके लिए एक जज्बा चाहिए। गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं। उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। पीएम मोदी ने सिर्फ नेता विपक्ष राहुल गांधी को ही निशाने पर नहीं लिया, उनके निशाने पर दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल भी थे। हालांकि नाम भले न लिया गया हो लेकिन इशारा साफ था। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। इस बीच विपक्ष की ओर से बार बार पीएम मोदी के भाषण के बीच में हो रही टोका टाकी से स्पीकर नाराज हो गए। उन्होंने डांट लगाते हुए कहा यह तरीका ठीक नहीं है। विपक्ष के इस विरोध पर पीएम मोदी ने भी तंज कसा है, तंज बुखार वाला। आप सदन की गरिमा बनाए रखें, बैठे बैठे कोई माननीय सदस्य टिप्पणी नहीं करे, उचित नहीं है। ये गलत तरीका है आपका। ये सदन की मर्यादा नहीं है आपकी। आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो उनको इस तरीके से, गलत तरीका। जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा हताशा, निराशा फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोलते हैं। पीएम मोदी ने इनकम टैक्स को मिडिल क्लास के लिए एक बैंडेज बताया। बजट का जिक्र करते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। 2014 के पहले ऐसे बम गोले फेंके गए, बंदूक की ऐसी गोलियां चलाई गई कि देशवासियों का जीवन छलनी कर दिया गया था। हमने धीरे धीरे उन घावों को भरते भरते आगे बढ़े। 2 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख रुपया 2013-14 में 2 लाख रुपये, सिर्फ 2 लाख रुपये, उस पर इनकम टैक्स माफी थी।
और आज 12 लाख रुपये संपूर्ण रूप से इनकम टैक्स से मुक्ति। गरीब वर्ग मिडिल क्लास के बाद बात अब युवाओं पर आ गई। पीएम ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि ये चुनाव के समय अलग अलग भत्ते का वादा तो करते हैं लेकिन ऐसा पूरा नहीं करते। पीएम ने जैसे ही ये बात रखी, विपक्ष की ओर से हंगामा होने लगा। कुछ दल हैं जो लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दरमियान ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल पीएम मोदी ने राहुल गांधी की ओर से चीन और अमेरिका को लेकर उठाए गए मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। बात मैच्योरिटी की होने लगी। कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। पीएम ने राहुल, प्रियंका और अखिलेश के सामने विपक्ष पर और भी आरोप लगाए। क्या कुछ बोले, सुनिए। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। पीएम मोदी के भाषण के बाद अब लोकसभा के गलियारों से निकलकर उच्च सदन की गली में चलते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। विपक्ष की ओर से महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया गया, लेकिन इसे सभापति की ओर से मंजूरी नहीं मिली, जिसे लेकर विपक्ष की ओर से नाराजगी जाहिर की गई। शोर थमा तो सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चलती रही। 12 बजे प्रश्नकाल में विपक्ष के सवाल थे तो सरकार की ओर से उन पर जवाब था। किसानों को लेकर कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने जो सवाल पूछा, उसके बाद प्रहलाद जोशी और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हो गई। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है, मेरा निवेदन का प्रश्न है कि आप जो FAQ तय करने के लिए जो न्यूनतम अर्हताएं होना चाहिए उस अधिकारी की, सर्वेयर की, वो क्या है और क्या उसका पालन हो रहा है? क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि मौके पर डेली वेज एम्प्लॉयज ये कर रहे हैं और खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। सर, ये जो माननीय दिग्विजय सिंह भी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं शायद उनके कालखंड के, क्योंकि आज के दिन में सर
जब प्रश्न प्लीज सर प्लीज माननीय दिग्विजय प्लीज। पहले मैंने कहा था कि पहले एक जमाना था ना, मैं 1 रुपए बेचता हूं दिल्ली से 15 रुपए पहुंचते हैं, नहीं 1 रुपए दिल्ली से जब मोदी सरकार में बेचते हैं पूरा 1 रुपए किसान के खाता में जाता है सर। ये मोदी जी का रिकॉर्ड। ये जो मीडिएटर है वो बोलता है कि मैं ये खरीदने लगाता हूं और बाकी का जो असल आदमी है वो फिर, तो ये बात आज हो रही, तुम्हारे जमाने में 35% था, 40% था। अरे छोड़ो। राज्यसभा में अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। आरजेडी की ओर से सांसद मनोज झा बोलने के लिए उठे। 19 मिनट के करीब अपने भाषण में उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ हादसे को लेकर वक्फ बोर्ड पर सवाल रखा। सर मैं आंकड़ों में जाऊंगा ही नहीं, मैं कोविड के दौर का भी गवाह हूं सर। कितनी लाशें अनअटेंडेड चली गई सर। अति साधारण लोग हैं ये, जिंदगी में डिग्निटी चाहिए सर, संविधान भी कहता है, लेकिन मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। अगर हम डिग्निफाइड डेथ नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं सर, तो ये हमारे सामूहिक विफलता है सर। क्या आंकड़े की बात करूं, मैं जानता हूं मुझे फोन आते हैं, आपको भी आते होंगे कि फलनवा वो गया है, कोई खबर नहीं लग रही है, फोन नहीं लग रहा है। वो व्यग्रता, वो चिंता सर तब बढ़ जाती है ना जब 17 घंटे तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, तो अफवाह फैलती है सर, और अफवाह फर्दर स्टैम्पीड को जन्म देती है। 2-3 जगह हो जाते हैं सर। ये लाशों के आंकड़े पे तेरा वाला मेरा वाला, ये लोग कितने चोटिल होते होंगे समझिए सर। डेली देखो हर घंटे कोई बाबा आ रहे हैं, उनसे भिड़ने के लिए किसी मौलाना को भिड़ा दिया, वो ग्रह नक्षत्र देख के बता रहे हैं कभी नहीं नहाया तो कोई पाप नहीं धुलेगा सर। ये परिपाटी संविधान के दृष्टिकोण से भी बंद होनी चाहिए। और ये जो प्रोडक्शन फैक्ट्री रिलीजियस बाबाओं की आ गई है सर, इसके उत्पादन पर भी रोक लगनी चाहिए। मनोज झा के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने भी महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया कि बड़े दावे किए जा रहे थे कि सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, तो फिर मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी क्यों हो रही है, क्यों नहीं सही आंकड़े बताए जा रहे हैं। डिजिटल महाकुंभ की बात की थी, सब कुछ डिजिटल के माध्यम से होगा और कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन हमने देखा कि 20 करोड़ लोग आएंगे, 25 करोड़ लोग आएंगे, लोगों को आमंत्रण दिया गया प्लीज, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई गई थी। एक राजनीतिक इवेंट हो गया, एक राजनीतिक इवेंट कर दिया, पॉलिटिकल मार्केटिंग कर दिया। और जब ये भगदड़ हुई 5-6 दिन पहले, तब कहा गया कि ये भगदड़ नहीं हुई, अफवाह है, ये अफवाह है। ये उम्मीद शंकराचार्य ने भी कहा है। सरकार की तरफ से अगर कहा जाता है कि यह अफवाह है और लोग मारे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। 30 लोग मारे गए, यह आंकड़ा क्या सच है? 30 लोग मारे गए, सिर्फ यह आंकड़ा सच है? आप छुपाओ मत, जो सच है वो सामने लाइए। अगर 30 नहीं, एक भी मारा गया है तो वो मनुष्यवध है और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर ये किसी और राष्ट्र में होता तो वहां के प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिया होता, वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया होता। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो हमने देखा है, आंखों देखा हाल है कि 2000 से लोग भी मारे गए हैं। संसद की कार्यवाही को 6 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 6 फरवरी इसलिए क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित रखा गया है। वैसे आपको आज का शो और संसद में आज सबसे अच्छा किसका भाषण लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए ये शो लिखा था मेरे साथी सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे हैं जतिन, मैं हूं हिमांशु। देखते रहे दिल टॉप। शुक्रिया।